इस वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 जिसको कि पास कर दिया गया है। तो बैंक्स एंड कस्टमर्स के लिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो समझने लायक है, तो इस वीडियो में उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इस वीडियो तक में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जानने लायक हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, आप उनको जान पाएं। सो ब्रॉडली हम बात करते हैं रिगार्डिंग द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो दो चेंजेस इसमें मेनली जो है वो लाए गए हैं। पहली चीज ये है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसको अलाउ करते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्शन की या कह लीजिए अमलगमेशन की जो स्कीम है उसे इनिशिएट कर सकते हैं विदाउट पुटिंग इट अंडर द मॉरेटोरियम। यानी कि मॉरेटोरियम में डाले बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक रिकंस्ट्रक्शन की या फिर अमलगमेशन की स्कीम को इनिशिएट कर सकता है। पहला प्रोविजन ये है जिसके बारे में हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। सेकंड जो एस्पेक्ट है दैट इज रिगार्डिंग कि अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर्स रहने वाली हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, चाहे वो पीएमसी की बात हो, उनको देखते लिया गया। तो बेसिकली जो ये अमेंडमेंट ली गई है ये येस बैंक का जो सिनेरियो बना उसके कारण लिया गया है, अमेंडमेंट की गई है। एंड ये जो सिनेरियो यहां पर है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लाया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पीएमसी। जो पीएमसी का घोटाला हुआ उसकी वजह से यहां पर ये अमेंडमेंट यहां पर जरूरी बन गई। तो दोनों ही चीजों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट। सो जब भी कोई बैंक में कोई दिक्कत आन पड़ती है, यानी कि बैंक अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा, जैसे कि आपको येस बैंक के केस में भी देखने को मिला, जैसे ही ऐसी कोई चीज खबर आती है तो यहां पर सबसे पहले प्रोविजन क्या रहता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉरेटोरियम लगा देता था। जैसे कि येस बैंक के केस में भी लगाया गया कि इस मॉरेटोरियम के बाद कोई भी जो बैंक है वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, कोई भी लेंडिंग वगैरह वो नहीं कर पाएगा। एंड फर्दर कुछ एक कंडीशंस यहां पर मॉरेटोरियम के अंदर इंपोज कर दी जाती हैं। लाइकवाइज येस बैंक के केस में कंडीशंस लगाई गई कि 50,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं होगा या फिर कुछ भी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वो मॉरेटोरियम लगाने के बाद जिस टाइम पीरियड के दौरान बैंक कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके बाद कुछ एक दिनों के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिकंस्ट्रक्शन का या फिर रिवाइवल प्लान कह लीजिए या फिर अमलगमेशन का प्लान लेकर आता है, जिसके बाद जाकर रिवाइवल शुरू होता है। अब ये इन बिटवीन का जो पीरियड है, यानी कि मॉरेटोरियम का जो पीरियड है, इस दौरान क्या रहता है, फाइनेंशियल डिसरप्ट रहता है, मार्केट में खलबली मच जाती है। लाइकवाइज कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा, अगर येस बैंक के साथ ऐसा हो गया तो बाकी बैंक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उसके कारण फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज से निपटने के लिए यहां पर जो सेंट्रल बैंक है उसे एक पावर दी गई है। यहां पर उसे क्या दी गई है, यहां पर पावर्स डेलीगेट की गई हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020, जहां पर जो सेक्शन 45 है उसे अमेंड किया गया। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45 है जिसके अंडर मॉरेटोरियम पीरियड लगाया जाता था, इसको अमेंड किया गया। एंड फर्दर यहां पर आरबीआई को, यानी कि सेंट्रल बैंक को, ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की या अमलगमेशन की जो स्कीम है बिना किसी मॉरेटोरियम के भी यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। यानी कि बैंक को मॉरेटोरियम में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ यहां पर कोई भी रिवाइवल प्लान जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव की, जो कि रिगार्डिंग है कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम यहां पर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, ये दो तरह के एक्ट के अंदर दायरे में आते हैं, ठीक है। एक तो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे में आते हैं, दूसरा है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के दायरे में आते हैं। यानी कि बैंकिंग रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो पावर्स किसके अंडर दी गई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दी गई हैं, जबकि मैनेजमेंट रिलेटेड जो यहां पर पावर्स रहती हैं कोऑपरेटिव बैंक के केस में वो रहती है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, ठीक है। वो किसके पास रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। एंड अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स, तो डिफरेंसेस क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक है एज वी सेड ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के दायरे में आता है, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे में आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का जो साइज है दैट इज स्मॉल साइज के हैं क्योंकि इनका दायरा कम है, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक है इनका दायरा बड़ा है, तो ये लार्ज बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये सर्विस ओरिएंटेड हैं, दीज आर सर्विस ओरिएंटेड,
जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं दीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। कई बार क्या रहता है, कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादातर कमर्शियल बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार बैंक यहां पर जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा यहां पर रख देते हैं क्योंकि आपको यहां पर कई केसेस में हायर इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले तो ये बिल्कुल भी दायरे में थे ही नहीं, यानी कि जो भी इनके फंक्शनरी थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही थी। लेकिन 1966 में बैंकिंग लॉज में क्या की गई, अमेंडमेंट की गई। बैंकिंग लॉज में क्या की गई, अमेंडमेंट की गई। एंड इस अमेंडमेंट के अंडर ही यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक के फंक्शंस हैं वो किसके अंडर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर है। बट स्टिल जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो किसके पास है, वो पावर्स किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। सो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज तो अब यहां पर कोऑपरेटिव बैंक के कौन डील कर रहा है, बैंकिंग रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील कर रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो किसके पास, कौन डील कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स डील करती हैं। नाउ द थिंग इज कि ये अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, अब क्योंकि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो यहां पर कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं था कि अगर कोई सीईओ अपॉइंट करना है तो वो कौन अपॉइंट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसी तरह से अगर बैंक मैनेजमेंट में अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाना है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन का रूल नहीं था, तो किसी भी पर्सन को यहां पर बैंक मैनेजमेंट में बिठाया जा सकता था जो गलत डिसीजंस भी ले सकता था। एंड फर्दर जो सबसे बड़ा पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द ऑडिट, कि जो ऑडिट होती थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आती थी। अगर कोई खराब चीज हो रही है तो वो यहां पर जब ऑडिट, यहां पर जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है अगर उनके मुताबिक ही नहीं होगी तो गलत चीज पकड़ में किस तरह से आएगी। ठीक है, तो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये अमेंडमेंट्स जो थी वो जरूरी बन गई, ये अमेंडमेंट्स जो थी वो जरूरी बन गई। अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये किन के ऊपर लागू होगी, तो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर लागू होंगी। साथ ही साथ जो आपके पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये लागू होंगी। ठीक है, ताकि अब गवर्नेंस को यहां पर इंप्रूव किया जा सके, तो जो भी यहां पर रिक्रूटमेंट की जाएगी बैंक की मैनेजमेंट में उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्दर अगर सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा, अगर सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए पहले जो बैंकिंग रेगुलेटर है उससे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी परमिशन के बाद ही सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑडिट होगी अब दैट विल बी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से ये ऑडिट होगी। एंड थर्ड पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज रिगार्डिंग कि सेंट्रल बैंक जो है यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट कैन सुपरसीड द बोर्ड, यानी कि अगर डिसीजन के रिलेटेड यहां पर सेंट्रल बैंक को कहीं पर फील होता है कि जो बोर्ड है वो सही नहीं चल रहा है तो वहां पर उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो इस बोर्ड को हटाकर अपने पर्सन अपॉइंट कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड इससे बड़ी दिक्कत यहां पर जो यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स को देखने को मिलती थी ना दैट वाज रिगार्डिंग द लिक्विडिटी, कि इनके पास लिक्विडिटी नहीं होती थी। इन्हें किस चीजों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था लिक्विडिटी के लिए, या तो ये किसी बैंक के पास से लोन लेंगे, ठीक है, या फिर ये क्या करेंगे जो डिपॉजिटर का पैसा वो इनके पास अवेलेबल है, जिसके कारण इनके पास प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं रहती थी। तो यहां पर अब कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ किया गया है कि ये अपने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं ये अपने इक्विटी इश्यू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर, स्पेशल शेयर जो है यहां पर इश्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स एंड स्पेशल शेयर्स को यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा इश्यू किया जा सकता है किसी भी उस पर्सन को जो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस में रह रहा है, या फिर इनके जो मेंबर्स हैं उनको भी ये प्रेफरेंस शेयर्स या फिर स्पेशल शेयर्स जो है वो इशू किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो ये कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे ये अनसिक्योर्ड जो डिबेंचर्स हैं या फिर जो बॉन्ड्स हैं उनको भी इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को इशू करने के लिए या फिर बॉन्ड्स डिबेंचर्स को इशू करने के लिए इन्हें पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड फर्दर बिल ये भी मेंशन करता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो वो किसी कोऑपरेटिव बैंक को इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्पशन भी दे सकता है। फर्दर साफ इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी पावर्स स्टेट रजिस्ट्रार के पास पहले अवेलेबल थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर, स्टेट लॉज को लेकर,
वो पावर्स बनी रहेंगी, यानी कि इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने दायरे में नहीं लेकर आ रही है। साथ ही साथ एक जो प्रोविजन था ना पुराने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने विलेज से, टाउन से बाहर कोई ब्रांच को ओपन नहीं कर सकता, नई ब्रांच को ओपन नहीं कर सकता, या फिर लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रोविजन को यहां पर डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो प्रोविजन रिगार्डिंग दैट द कोऑपरेटिव बैंक कैनॉट ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस और चेंज द लोकेशन ऑफ द बैंक्स आउटसाइड ऑफ द विलेज, टाउन और सिटी जहां पर वो करंटली लोकेटेड है, बिना परमिशन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है। एंड किन केसेस में जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हैं, पीएसीएस हैं, इनके केस में, फर्दर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, दैट इज रिगार्डिंग कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उनको यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन साथ के साथ एक यहां पर रूल बना दिया इनके लिए कि ये बैंक, बैंकर या फिर बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल अपने नाम में नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, नॉट एक्ट एज एन एंटिटी दैट क्लियर्स द चेक, तो उस एंटिटी की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड साथ के साथ जो प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।